नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। विद्यार्थियों, हमारे चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड यूपी के द्वारा जो फॉर्म निकला हुआ है अभी टैक्स कलेक्टर का, उसकी तो उसमें हिंदी भी एक बड़े पोर्शन के रूप में आ रही है। इसके अलावा ये जो हिंदी का टेस्ट हम लेकर के आए हैं ये उत्तराखंड के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त जो यूपी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी में तकरीबन हिंदी आती है, चाहे हम बीओ की बात करें, चाहे हम आरओ की बात करें, ठीक है, या हम बात करें यूपी पुलिस की या यूपी SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लो, सब में हिंदी आनी ही है। तो ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो इसकी PDF हम ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं, तो अब ये उसका हल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वर के कितने भेद हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है ये और वर्णमाला से पूछा गया है। स्वर के कितने भेद हैं? ऑप्शन है आपके आगे 2, 3, 4 या 5। तो यहाँ पर पूछ रहा है स्वर के कितने भेद हैं। देखिए वैसे तो स्वर के बहुत सारे भेद होते हैं। अगर यहाँ पर स्पेशली पूछ लेता उत्पत्ति के आधार पर बताइए, उच्चारण के आधार पर बताइए, या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर बताइए, या जीभ के आधार पर बताइए, तो इसका जवाब जो है सवाल के आधार पर होता। लेकिन यहाँ सामान्य पूछ रहा है कि स्वर के कितने भेद हैं। तो विद्यार्थियों स्वर के 2 भेद हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। स्वर के कितने भेद हैं? 2, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको अगर हम देखें तो इसको उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के स्वर होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है। उच्चारण के आधार पर भी अगर हम देखें तब भी 2 ही स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। और उच्चारण प्रयत्न के आधार पर भी देखें तब भी जो स्वर हैं 2 ही प्रकार के होते हैं। तो हर स्थिति में इसका जवाब जो है 2 ही आएगा। ध्यान रखना, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 2 प्रकार के हैं। या स्वर के भेद कितने हैं? स्वर के 2 भेद हैं। अगर यहाँ पर स्पेशली देता उच्चारण के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर, तो फिर जिस हिसाब से पूछता उस हिसाब से आपको आंसर देना होता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प वर्ग का उच्चारण होता है। विद्यार्थियों अगर आपने वर्ण विचार पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने स्वर पढ़े होंगे, व्यंजन पढ़े होंगे। व्यंजन जो होते हैं उनमें एक प्रकार के व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, उसमें का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है, ता वर्ग होता है और पा वर्ग होता है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो पा वर्ग की कर रहा है। पा वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं आपके, कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो पा आएगा, फ, ब, भ, ये आपके आते हैं, ठीक है, और माँ भी इसमें आता है। तो पा वर्ग का जो उच्चारण होता है अगर आप इन्हें बोल करके देखो तब भी आप इन्हें जो है पहचान सकते हो, प, फ, ब, भ, म। तो जब आप इन्हें बोलने का प्रयत्न करोगे तो उस समय आपका जो होठ हैं उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पा वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनको बिना होठों को मिलाए आप उच्चारण कर लें, ऐसा संभव नहीं है। पा को ही आप बोल करके देखेंगे तो ओष्ठ जो है उनका इस्तेमाल होगा। तो पा वर्ग का जो उच्चारण है वो सदैव ओष्ठ से होता है। आप यहाँ चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पा वर्ग का जो उच्चारण है वो सदैव कहाँ से होता है? वो सदैव ओष्ठ से होता है। ओष्ठ मतलब हमारे होठों से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखें यहाँ पर अगर हम तो अच्छा, अगर हम इनकी भी बात कर लें कि दांत से जो है किसका उच्चारण होता है? दांत से। तो दांत से जो है वो विद्यार्थियों ता वर्ग का उच्चारण होता है। ता वर्ग लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको ये भी स्पष्ट हो जाए लगे हाथ। ता वर्ग जो है जिसमें ता, थ, द, ध और ना, इनका जो है उच्चारण आपका दांत से होगा। ओष्ठ वाला हमने देख ही लिया। मूर्धा की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो मूर्धा जो है वो ट वर्ग का जो वर्ग है वो मूर्धा से होता है, यानी ट, ठ, ड, ढ और या।
टा ठा डा ढा ड़ा। ठीक है, कंठ की हम बात करें तो कंठ से है विद्यार्थियों का वर्ग, ध्यान रखना, इसको भी मैं बता देता हूँ लगे हाथ, क ख ग घ ण। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन सभी को आप लोग याद रखिए, पेपर में कोई सा भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सा वर्ग जो है उसका उच्चारण कहाँ से होता है, किसका ओस से होता है, किसका मूर्धा से होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। देखिए, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हो तो उसमें जो विराम चिन्ह है उनको आप अवश्य पढ़िए। एग्जाम में खूब विराम चिन्ह जो है पूछे जाते हैं और आते ही हैं, और आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर ये आपके गलत हो जाएंगे। अब प्रश्न पूछ रहा है कि क्षण भर आपको रुकना है, क्षण भर का ठहराव है। ऑप्शन है अल्प विराम लगाएंगे आप, अर्ध विराम लगाएंगे, अपूर्ण विराम लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है अल्प विराम। ठीक है, अगर वाक्य में बहुत थोड़ी देर के लिए रुकना हो, क्षण भर के लिए रुकना हो, तो इस्तेमाल किया जाता है अल्प विराम। अच्छा, अल्प विराम का जो अल्प विराम जो होता है उसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमा, और इसका चिन्ह भी जो है आपको पता होना चाहिए। कभी कभार पेपर में चिन्ह पूछ लेता है कि अल्प विराम का चिन्ह बताइए, तो इस तरीके से जो है हम इसका चिन्ह जो है लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, अर्धविराम की बात करें तो अर्धविराम का चिन्ह कुछ इस तरीके से बनेगा, इसके ऊपर एक पॉइंट रख दीजिए। चलिए मैं दोबारा बना देता हूँ इसको अच्छे से। इस तरीके से ये हो गया कॉमा, और इसके ऊपर एक पॉइंट अगर आप रख दोगे तो ये बन जाएगा अर्ध विराम, यानी सेमी कॉलन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। फिर होता है आपका अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम को हम विवरण चिन्ह भी कहते हैं, या कोलन डैश इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। अपूर्ण विराम का चिन्ह होता है विद्यार्थियों 2 डॉट, आप ऐसे करके रख दीजिए, तो ये होता है अपूर्ण विराम। ठीक है, तो वाक्य में क्षण भर ठहराव के लिए प्रयुक्त चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम में, ध्यान रखना। चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। और से पहले किस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? और, तो सामान्य रूप से और जो है वो वाक्य के मध्य में आता है। सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो वाक्य के मध्य में ना तो आप पूर्ण विराम लगा सकते हो, और अल्प विराम तो मुश्किल ही है यहाँ पर। ठीक है, वाक्य के मध्य में ऐसा मुश्किल ही हो पाएगा, और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ये तो वाक्य के मध्य में कैसे लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह? तो इसका जवाब है उपयुक्त सभी। यहाँ पर आप कहीं भी इसका चिन्ह नहीं कर पाओगे और से पहले, ना पूर्ण विराम का, ना अल्प विराम का, ना प्रश्नवाचक का। आप वाक्य प्रयोग भी करके देख लो तो बनेगा नहीं, मतलब हो नहीं पाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह है। सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह क्या है, यहाँ पर जानना चाहता है। सूर्योदय, तो विद्यार्थियों सूर्योदय में अगर हम देखें तो ये इसकी जो सही संधि होगी वो होगी सूर्य धन उदय। सूर्योदय का सही संधि विग्रह क्या होगा? सूर्य धन उदय। और ये जो शब्द है, ये जो संधि है विद्यार्थियों, ये गुण संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना। ये जो संधि है सूर्योदय की, ये कौन सी संधि है? गुण संधि है। और इसको किस तरीके से बनाया गया है? तो ये जो है सूर्योदय, सूर्य धन उदय, और इसमें अगर हम देखें तो छोटा आ प्लस उ जब मिल जाते हैं तो उससे बनता है विद्यार्थियों ओ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सूर्य धन उदय, छोटा आ प्लस उ, यहाँ पर छोटा आ, यहाँ पर उ, और ये दोनों ने मिलकर जो है बड़ा ओ बना दिया है, तो हो गया है सूर्योदय। ठीक है, ध्यान रखना, सूर्योदय। तो सूर्योदय उदाहरण है गुण संधि का, और छोटा आ छोटा आ और छोटा उ को मिलाकर ये बना है बड़ा ओ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है, तो ये तो सामान्य बातें हैं, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, तो आपको पता होनी चाहिए। उत्कृष्ट का जो है विलोम यानी उल्टा है निकृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, और निकृष्ट का मतलब होता है बहुत ही नीच, गिरा हुआ, बहुत ही निम्न कोटि का। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। चलिए, कौन सा शब्द शुद्ध है? ये भी हिंदी व्याकरण में ही आता है, वर्तनी शुद्धि के लिए। तो इसमें तो खैर बहुत आसान पूछा गया है, वरना तो बहुत बहुत कठिन शब्द आ जाते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होते, तो इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो विद्यार्थियों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अभिषेक। अभिषेक बहुत ही कॉमन नेम है, और हमारे आसपास आपका भी कोई ना कोई यार दोस्त अब अभिषेक होगा ही, तो उसके हिसाब से आप इसको सही कर सकते हो। नाम आपने कभी ना कभी लिखा देखा ही होगा। तो अभिषेक ये इसकी सही वर्तनी है, बाकी सारी की सारी गलत है। आगे देखें, निम्नलिखित में से विदेशज शब्द है। तो देखो विदेशज क्या होते हैं? जो विदेशी भाषा के शब्द हैं और हमारी भाषा में, हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में वो शामिल हो गए हैं, है ना। तो कौन कौन से हैं विदेशज शब्द? अब ऑप्शन है यहाँ पर मोर,
चिड़िया, जूता या आलपिन। तो देखो मोर, चिड़िया, जूता जो है ये तो हमारे देशज शब्द हैं, हमारी देसी भाषा के हैं। बात करें आलपिन की तो ये विदेशी शब्द है, विदेशी भाषा का है। आलपिन हो गया विद्यार्थियों, ठीक है। कनस्तर हो गया, पिस्तौल हो गया, आलू हो गया, ये सारे के सारे शब्द जो हैं विद्यार्थियों विदेशज हैं, ध्यान रखिएगा, यानी विदेशी भाषा से आए हैं। और हालांकि हम इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी भाषा में, लेकिन ये हमारी भाषा के शब्द नहीं है, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, यथाविधि का सही उत्तर बताइए। मतलब यथाविधि का सही मतलब क्या है? ऑप्शन है नियम अनुसार, विधि अनुसार, नियम के तहत या नियम अवरुद्ध। तो विद्यार्थियों इसका सही जवाब है यथाविधि। यथा का मतलब है अनुसार और विधि का मतलब है विधि, तो विधि के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों। यथा विधि का मतलब है विधि के अनुसार, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। नियम के अनुसार, नियम के तहत, नियम अवरुद्ध, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सही जवाब है इसका विधि के अनुसार। यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। आगे देखें प्रश्न नंबर 10, उल्लास का सही विच्छेद चुनिए। संधि विच्छेद है, यहाँ पर संधि से सवाल है ये। उल्लास, ऑप्शन है उत धन लास, उत धन लास, उल धन लास या उल्ल धन लास। तो उल्लास का जो सही संधि है विद्यार्थियों वो है उत धन लास। और ध्यान रखना उल्लास जो संधि है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है उत धन लास, ठीक है। अब इसका जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि वो इस तरीके से समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब तक आपने उसे एक आध बार पढ़ा नहीं होगा तब तक वो समझ में नहीं आएगा। नियम क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ विद्यार्थियों। नियम जो है उल्लास का वो है कि यदि त, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यदि त या द, ध्यान रखना, यदि त या द के बाद ला हो तो, नियम जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। यदि ता और दा के बाद ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊ के बाद ता है तो ये नियम यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो यदि किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में ता या दा के बाद ला आ जाए, जैसा कि यहाँ आ रहा है, देखिए ता आ रहा है और ला आ रहा है, तो फिर क्या होता है, जो ता या दा होता है वो ला में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक ला पहले से है, अब ता बन जाएगा ला, तो यहाँ पर दो ला हो जाएंगे, तो एक आधा ला एक पूरा ला, तो ये हो जाएगा उल्लास। संधि कौन सी है? व्यंजन, याद रखिएगा। देखिए अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो ये आपको इस तरीके समझ में नहीं आएगा, इसके लिए पहले पढ़ना आपका आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, मोहन नहीं आने वाला है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो स्पष्ट सी बात है, जब नहीं आ गया यहाँ पर तो वाक्य किस प्रकार का होगा? तो ये तो सामान्य सी बात है, मोहन नहीं आने वाला है। ऑप्शन है आज्ञावाचक, संदेहवाचक। तो इसका जवाब बेहद ही आसान है, जब नहीं हमने लगा दिया है, स्पष्ट तरीके से मनाही हो रही है यहाँ पर, तो इसका जो अर्थ है वो नकारात्मक है। अब नकारात्मक है तो वाक्य भी कैसा हो जाएगा? नकारात्मक प्रकार का वाक्य हो जाएगा ये वाला। आज्ञा तो इसमें कोई दे नहीं रहा है, संदेह इसमें है नहीं। हाँ, अगर हम इसमें प्रश्न चिन्ह लगा दें, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें तो भले पूछ सकता है कि भाई हो सकता है संदेह हो कि क्या मोहन आने वाला है, तो संदेह हो जाएगा। स्वीकार कर लिया, उसकी तो कोई यहाँ पर बात है नहीं, तो ये नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इस वजह से नकारात्मक प्रकार का वाक्य है ये। आगे देखें, किए हुए को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो किए हुए को मानता है, यानी जो उपकार आपका माने, आपने उसके ऊपर कोई उपकार किया तो वो आपकी बात माने, उस उपकार को याद रखे, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्यार्थियों कृतज्ञ। ध्यान रखिएगा, जो किए हुए उपकार को मानता है उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो आपने एक शब्द सुना होगा एहसान फरामोश, है ना, कि आपके किसी दोस्त को आपकी आवश्यकता थी, आपने उसे बाइक दे दी, लेकिन जब आपको बाइक की आवश्यकता पड़ी तो उसने बहाने बना दिया, है ना। होते हैं इस प्रकार के दोस्त, बहुत सारे दोस्त होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है। तो उन्हें कहा जाता है कृतज्ञ, जो किए हुए एहसान को नहीं मानते हैं, ठीक है। ये जस्ट इसका विलोम है, ध्यान रखिएगा। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ, ठीक है। तो ये इसका विलोम है। आभारी की बात करें तो इसका भी मतलब वही है, आभारी जो किए हुए एहसान को माने, लेकिन यहाँ हमें एक चुनना है तो हम कृतज्ञ ही चुनेंगे। और ऋणी का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई ऋण हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, किए हुए एहसान को मानने वाला वो है कृतज्ञ और जो नहीं मानता है वो है कृतज्ञ। आगे देखें, कंगाली में आटा गीला होना, तो ये तो बहुत ही सामान्य हैं, मुहावरे हैं, ये तो हम क्लास 8 से पढ़ते आए हैं। ऑप्शन है वस्तु कम ग्राहक अधिक,
अभाव की स्थिति में और हानि होना, दिल घबराना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। तो कंगाली में आटा होने का मतलब कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ ये है कि एक तो समस्या है, ऊपर से और समस्या आ जाए, तो इसे हम कहते हैं अभाव की स्थिति में और हानि होना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से एक शब्दा अलंकार नहीं है। ठीक है, तो ये अलंकारों से प्रश्न है। अलंकार जो वाक्य की जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है, और अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सामान्य रूप से आपसे यही दो पूछता है। तो शब्दालंकार में कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। शब्दालंकार में देखिए पहला तो अनुप्रास होता है, ठीक है, यमक होता है और वक्रोक्ति, ये तीनों ही शब्दालंकार के उदाहरण हैं। अब यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा बचा, उपमा। तो उपमा इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपमा इसका सही जवाब है। अब उपमा शब्दालंकार नहीं है तो क्या है, तो अर्थालंकार है। ठीक है, ये अर्थालंकार है जो अपने अर्थ से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करता है, उपमा अलंकार। ठीक है, जिसमें उपमेय की तुलना उपमान से किया जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका अर्था अलंकार। ठीक, जैसे एक इसका उदाहरण अगर हम देखें उपमा अलंकार का, तो मुखमयंक, मतलब जैसे इसको हम कह सकते हैं कि उसका मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अनुप्रास अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार में जो है शब्द का एक वर्ण की आवृत्ति जो है बार बार होती है, सबको पता ही है। यमक अलंकार की बात करें तो इसमें शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ जो है अलग अलग हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कनक कनकते सौगुनी वाला जो है वो इसी का उदाहरण है। ठीक है, वक्रोक्ति की बात करें तो इसमें वाक्य का जो अर्थ है वो अलग निकलने लगता है। तो ये जो है जब आप अलंकार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद के विषय में कहा गया है कि छंद क्या है। छंद वेद के चरण हैं, छंद काव्य बुद्धि है, छंद काव्यात्मा है या छंद काव्य कल्पना है। तो छंद जो है ये वेदांग का हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब ये इसमें आएगा वेदांग, और वेदांग में छंद शामिल हैं और छंद जो है वो कहे गए हैं वेदों के चरण, ध्यान रखिएगा। तो ये हैं वेदों के चरण, छंद को वेदों का चरण कहा जाता है। आगे देखें, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है। राम भक्त कवियों के काव्य में देखिए ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, दोनों या भोजपुरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोनों। ठीक है, अवधी में अगर हम बात करें तो तुलसीदास का नाम अमर है, और तुलसीदास ने पूरी की पूरी एक महाकाव्य ही रच दिया है रामचरितमानस, और वो अवधी भाषा में ही है। बात करें ब्रज भाषा में भगवान राम के ऊपर किसी ने काम किया है तो बहुत सारे लोगों ने काम किया है, और इसमें एक प्रमुख ब्रज भाषा के कवि हैं मलुकदास, ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा के ही हैं। तो ब्रज भाषा में राम भक्त कवियों ने काफ़ी जो है काम किया है, अवधी भाषा में भी काम किया है। बाकी ब्रज भाषा में भगवान कृष्ण के ऊपर तो बहुत ही सारा जो है काम हुआ है ना। चाहे हम बात करें सूरदास की, ठीक है, चाहे बात करें मीरा की, तो ये सभी जो है ब्रज भाषा में इन्होंने रचनाएं की हैं भगवान कृष्ण के ऊपर। चलिए आगे देखें जरा, आगे देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का है, ये प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है उमाशंकर जोशी, मन्नू भंडारी, वासुदेव सिंह या शेखर जोशी। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों शेखर जोशी। शेखर जोशी उत्तराखंड के हैं, इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ है और उत्तराखंड के हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी अगर हम रचनाओं की बात करें तो काफ़ी रचनाएं हैं इसकी, जैसे मेरा पहाड़ या एक पेड़ की याद या नौरंगी बीमार है, ये सब रचनाएं हैं किसकी, शेखर जोशी की। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर रस पूछ रहा है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तमारे जाहिए सब राजा। देखिए ये जो पूरी पंक्तियाँ हैं ये रामायण की मतलब रामचरितमानस की हैं, और ये है राम परशुराम संवाद से ली गई हैं। और ये उस वक्त का सीन है जब भगवान राम ने सीता को ब्याहने के लिए शिव धनुष को तोड़ दिया था। तो उसी समय जो परशुराम जी हैं वो वहाँ आ गए थे और उनको इस बात से बड़ा क्रोध आया कि शिव का धनुष तोड़ दिया गया है। तो उन्होंने इसके बारे में कहा, उन्होंने कहा राम से, सुनहु राम, चलिए मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ। उन्होंने कहा सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। उन्होंने कहा हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है
सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु माने दुश्मन। तो जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो बिल्कुल वैसा ही दुश्मन बन गया है जैसा मेरा सहस्त्र बाहु है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहे हैं परशुराम जी कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा वैसा ही दुश्मन बन गया है जैसा मेरा दुश्मन सहस्त्र बाहु है। रिपु माने दुश्मन, सम माने जैसा, मोरा माने मेरा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो बिल्कुल वैसा ही दुश्मन बन गया है मेरा जैसा सहस्त्र बाहु है। और अच्छा होगा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, और अब अच्छा होगा कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग हो जाए। बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, समाज से यानी सभा से। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो अपने आप इस सभा से अलग हो जाए, किनारे में खड़ा हो जाए। न त मारे जाइए सब राजा, और अगर नहीं हुआ तो यहाँ जितने भी राजा हैं वो सब मारे जाएंगे। तो ये जो है राम परशुराम संवाद से है, और इसमें अगर आप देखोगे तो पूरी वीरता की बातें हो रही हैं। ठीक है, वीरता की बातें हो रही हैं यहाँ पर, तो ये वीर रस का उदाहरण है। चलिए आगे देखें, यहाँ पर राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार जीएस में भी पूछा जाता है। ये राजभाषा से जुड़े हुए संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? तो राजभाषा से जुड़ा हुआ संवैधानिक अनुच्छेद है 343 से 351, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। और मैं आपको बता दूं, हिंदी जो है विद्यार्थियों, कई बार ये कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप किसी भी सामान्य स्तर के आदमी से पूछोगे कि हिंदी बताइए हमारी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, तो बहुत से लोग जवाब देते हैं कि हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, बट ऐसा नहीं है। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है हमारी वो राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं है। और आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद भी होना चाहिए। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टेस्ट, इसमें केवल 20 प्रश्न थे, लेकिन सारे के सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बताइएगा आपका स्कोर इसमें जो है कितना रहा। और अगर आपको इस तरीके की और भी टेस्ट चाहिए हिंदी के, जीएस के, तो आप कमेंट करिए, और हम इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप तैयारी करते रहिए और जीवन में सफल होइए, ऐसी हम कामना करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।